हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे 99 शिफ्ट ग्रुप डी साइंस प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सेट जो हमारा है, जो प्रीवियस ईयर आंसर की से है, उसका हमारा आज 15वां वीडियो है। बाकी 14 वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि लगभग 25 क्वेश्चन जो कि आपका ग्रुप डी के 100 क्वेश्चन में आपके साइंस के पूछे जाते हैं। वो है आपका 24 अगस्त 2022 का, और वो है आपका कैवा शिफ्ट का, तो तीसरा शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अगर आप अब तक चैनल में नए हैं तो आप चैनल में ज़रूर जुड़ जाएं। आपके जुड़ने से आपको साइंस और बाकी चीज़ों में आप लाभान्वित महसूस करेंगे और आप अपने तैयारी को मजबूत पाएंगे। पहला सवाल जो है वो सवाल को जरा गौर करेंगे। सवाल कहता है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए। अब यहाँ आपके पास 4 रिलेशन दिए हुए हैं। अब चारों रिलेशन में हमें जब तक इसे कंक्लूड नहीं करेंगे, इसे जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा रिलेशन असल में है। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये r का मान u v के टर्म में। तो चलिए कैलकुलेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं और साथ में हम लोग आंसर भी मिलाएंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये रहा आपका सही जवाब, जो कि ऑप्शन 1 है। लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा इससे तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आपका जो दर्पण फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और एक फार्मूला आप जानते होंगे कि आपका r और f के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आपका f बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो चलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के जगह में आप रख देंगे r/2। अब इसका आप भिन्न का आप जोड़ करेंगे। तो चलिए इसका लौसा अगर लीजिएगा तो u और v का गुना हो जाएगा, और ऊपर आप जोड़िएगा तो u प्लस v हो जाएगा बराबर। ये r/2 को 1 के नीचे है तो पलट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2/r। अब हमें r का मान निकालना है, तो पूरे को आप पलटिए। ऊपर आपका हो जाएगा u v, नीचे हो जाएगा आपका u प्लस v, और ऊपर हो जाएगा आपका r, नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए अगर केवल r का मान निकालना है तो ये 2 आपका इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा 2uv/u प्लस v बराबर r। और यही है हमारा सही जवाब, इसी का तलाश था हमारा। तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो r, u और v के बीच सही ऑप्शन जो हमारा है वो आपका ये है। इसे आप एक बार और देख ले रिवाइंड करके, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत भी हो तो। बाकी ये f बराबर r/2 होता है, और ये आपका है दर्पण फार्मूला, ये आपको जानना चाहिए। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, और आज का सवाल हमारा है दूसरा। सवाल कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होता है, निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब ऐसा फ्रिज बनाना होता है जो कि CFC का उत्पादन न करे, क्योंकि यह CFC जो है वो ओजोन परत को हानिकारक होता है, हानि पहुंचाता है। यह ओजोन परत के क्षरण को रोकने में किस प्रकार मदद होगा, सहायक होगा। यानी यह जो डिसीजन है कैसे मदद करेगा। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CFC के निर्गमन को कम कर देगा, या ऑक्सीजन अणुओं से CFC के उत्पादन को कम करेगा, या इससे CFC ओजोन अणु में बदल जाएंगे, या ऑक्सीजन के अणुओं को ओजोन में बदलने में सहायता करेगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यानी CFC का इससे उत्पादन कम होगा, ना कि बिगड़ा हुआ चीज हमारा बन जाएगा, बल्कि जो और बिगड़ता वो अब नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, कुल कितने तत्वों में कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला के माध्यम से की गई? अब देखिए हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी, 118। इसमें से जो 94 तत्व हैं वो आपका प्राकृतिक हैं। अब बताइए बाकी तत्व जो हो जाएंगे वो प्रयोगशाला। तो आप बस घटा दीजिए, 8 में 4 आपका 4 हो गया, और 11 में 9 आपका 2। तो यही है आपका, इतने तत्व आपके हैं प्राकृतिक, 94 तत्व प्राकृतिक
और 24 तत्व जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मानव निर्मित। तो ये आपको याद रखना है। तो उस ख्याल से कितना तत्व, 118 में से कितना तत्व का खोज, 24 तत्व का खोज प्रयोगशाला, ये आपका होना चाहिए। इसका सही जवाब 118 24। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब बिल्कुल 118 और 118 और 24, 118 और 24। अगर आपसे पूछ लेता कि कितने तत्व प्राकृतिक, तो हो जाता कि आपका 94। यह सवाल भी पिछले सेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सवाल कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह सवाल में ज़्यादा पेंच नहीं है। आपका आर का मान दिया हुआ है कितना ओम, तो 2 ओम। आपका आई धारा का मान कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, भी का मान निकालना है। ओम का नियम से भी बराबर हो जाता है आपका आई आर। आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान 5, आर का मान 2। तो इस हिसाब से 5 दूनी 10 ओम हमारा होना चाहिए, 10 ओम। अब देखते हैं कि 10 ओम आंसर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सही जवाब आपका क्या है, तो सही जवाब बिल्कुल आपका 10 वोल्ट है, ओम नहीं 10 वोल्ट, क्योंकि प्रतिरोध तो दिया हुआ है 10 वोल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा सही निकला। बस हम लोग इकाई में थोड़ा मिस्टेक कर गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जनन में मूल घटना क्या है। जब भी एक जीव अपना संतान उत्पत्ति करता है तो उसका मूल घटना क्या होता है, आरएनए का प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी, डीएनए का प्रतिकृति, प्रोटीन का निर्माण या कोशिका विभाजन। तो जनन का जो मूल घटना जो सबसे शुरू में होता है वो आपका क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब डीएनए की प्रतिकृति। इसमें होता क्या है कि आपके जो कोशिका होते हैं, कोशिका के सेंटर में गुणसूत्र होता है, केंद्र में जो गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले इसका 2 कॉपी बनता है। तो इसका 2 कॉपी जो बनता है डीएनए का, तो वही 1 कॉपी अगला पीढ़ी में जाता है अपने पुरखे का गुण को लेके। और यही प्रक्रिया जो है डीएनए की प्रतिकृति का बनना, यही है आपका जनन की मूल घटना। अगला प्रश्न, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत हुआ, अपचयित हुआ, विघटित हुआ, उदासीनीकृत हुआ। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकृत हुआ। कैसे, यह बात आपको बताएं। यह चीज़ आप बहुत गौर से समझिएगा, आपको बहुत सारे परीक्षाओं में यह चीज़ आपका काम आएगा। देखिए आपके पास 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक अभिक्रिया जो आपका होता है वो आपका होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जो होता है इसे हम लोग कहते हैं उपचयन भी इसे कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन भी इसे कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। और एक अभिक्रिया जो आपका होता है वो होता है आपका अवकरण, और जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो अपचयन कहते हैं, और उसे हम लोग अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, या दोनों होना। तो हाइड्रोजन के केस में अलग और ऑक्सीजन के केस में अलग। अब देखिए, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का त्याग करता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ है। कहे का हाइड्रोजन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। ये चीज आप जानिएगा, आपका गलती पक्का नहीं होगा। एक बार आप स्क्रीन में देखें। अगला सवाल, यह सवाल भी एनसीईआरटी से है, बाकी ऊपर के भी सारे सवाल आपके एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का दूसरे पार्ट से यह सवाल है। सवाल कहता है कि NaOH के 1 विलियन में 5 ml की मात्रा HCl के दिए हुए 5 ml की मात्रा को पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है, उससे हो जाता है। यदि NaOH की मात्रा को 10 ml लेते हैं तो उदासीनीकृत करने के लिए HCl कितना लगेगा। सवाल को पहले समझिए। जो आपका NaOH है, NaOH जो क्षार है, और आपका अम्ल क्या है, HCl। यहाँ दिया हुआ है NaOH और HCl, इसको उदासीन किया जाता है। उदासीन करने से क्या होगा, आपका NaCl बनेगा, ये और ये मिलके, और फिर H और O क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब देखिए NaOH का कितना ml लगा, 5 ml, और उसके बाद HCl का कितना लगा, तो ये भी कितना लगा, तो 5 ml, और हो गया आपका उदासीन, यानी काम हमारा हो गया। अगर हम इसका NaOH का अगर हम लोग 10 ml लेंगे तो फिर HCl का कितना लगेगा, तो जब इसका हम लोग 2 गुना किए तो इसका भी हम लोग कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तो ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10 ml।
इसका मतलब आपका HCl भी कितना लगेगा 10 ml, यानी ये 2 गुना, तो ये भी आपका कितना लगेगा 2 गुना। तो चलिए देखते हैं, सही जवाब बिल्कुल सही 10 ml आपका लगेगा इसे उदासीनीकृत करने के लिए। अगला प्रश्न, कोशिका के कहाँ ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। देखिए, केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में, सवाल आपसे यही पूछा गया है। तो सवाल का सही जवाब आपका कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य कैसे है वो हमें जानना चाहिए। देखिए, जो ग्लूकोज 2 होता है, ग्लूकोज के टूटने के कई रास्ते होते हैं। जो ग्लूकोज का सूत्र आप जान लीजिए, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। चूंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है इसलिए इसका टूटना आवश्यक है। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका, उसमें यह टूट जाता है किसमें, पाइरूवेट में। तो पाइरूवेट में कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव्य में। अब ये पाइरूवेट कई जगह में टूटता है। जैसे अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन का अभाव होगा तो मांसपेशी में, ऑक्सीजन होगा नहीं तो यीस्ट में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से टूटता है। और बल्कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सांस लिया हुआ कोशिका में जाता है ऑक्सीजन, और जो खाते हैं उसका ग्लूकोज भी जाता है। ये दोनों अभिक्रिया जो करते हैं पाइरूवेट के साथ, यानी ऑक्सीजन और पाइरूवेट अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। इसी से हम लोग जीते खाते हैं। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो ये सांस लिए हुए से हमारा काम नहीं हो पाता, तो मांसपेशी में ऑक्सीजन का अभाव से भी यह टूटता है। पाइरूवेट किस में टूटता है, ऊर्जा में। लेकिन ऊर्जा के साथ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। तो जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं बहुत तेजी से तो हमारे शरीर का कहीं ना कहीं का मांसपेशी कंपन कर रहा होता है। यह कंपन क्यों करता है, क्योंकि हमारी पेशी में पाइरूवेट टूटता है किसमें, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। तो ऊर्जा का तो जरूरत पूरा हो जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। अगला प्रश्न, जंतु प्रजनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में कौन सा विशेषता गलत है। यानी एनिमल रिप्रोडक्शन, जंतु प्रजनन में मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। अमीबा 2 कोशिकाओं के विभाजन किसी भी तल में होता है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद ग्रंथि है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। तो यहाँ गलत आपसे पूछा गया है, तो इसमें गलत क्या है, तो गलत मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, यह बात गलत है। बाकी जो तीनों हैं आपका पूरा सही है। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में नहीं होता है। अगला सवाल, जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती। कॉर्क को पार जल और गैस नहीं कर पाता क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या होती है, सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। यह एक तथ्यात्मक सवाल है। इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाई जाती है। जल और गैसें जो हैं वो आपका कॉर्क को, जो भी कॉर्क होता है उसे पार नहीं कर पाती, जल और गैसें। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है सुबेरिन की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट ट्राइहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट तो फिक्स है Na2CO3। अब सवाल ये उठता है कि 10 H2O कि 3 H2O कि 4 H2O कि 5 H2O। तो सही जवाब है 10 H2O, जिसे हम लोग डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। और इसका सही जवाब आपका इसलिए ऑप्शन ए आपका होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सवाल है आपके लिए, एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसका अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम में के दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। सवाल को पहले समझिए। मान लिया जाए आपके पास एक माध्यम है और ये माध्यम मान के चलिए आपका कांच है और ऊपर वाला माध्यम आपका हवा है। जब प्रकाश की किरण ऐसे जब आती है तो आने के बाद इसे जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन यह थोड़ा सा मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद आपका 2 कोण बनता है। जो आपका आपतन कोण बनता है वो है आपका 45 डिग्री और अपवर्तन कोण आपका जो बनता है वो आपका कितना बनता है, तो वो आपका 30 डिग्री बनता है। यानी एक हुआ I और एक हुआ R। अब जो अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक हो जाता है आपका n बराबर साइन I बटे साइन R। ये होता है आपका अपवर्तनांक। तो साइन I मतलब साइन आपका क्या हो जाएगा 45 और साइन R, ये साइन R हो जाएगा आपका 30। तो साइन 45 आपका हो गया 1/√2 और साइन 30 आपका हो गया 1/2। तो इसे आप जब हल करेंगे तो 1/√2 गुनी आपका हुआ 2। और फिर से आप देखिए ये 2 जो है इसे आप लिख सकते हैं √2
गुनी √2, नीचे आपका हो गया √2, ये √2 चला गया तो आपका आंसर आया √2। तो अगर हमारा सब कुछ सही है तो आंसर होना चाहिए √2। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। एक विकल्प आपका ये भी बनता है 1/√2 भी हो सकता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमारा अभी क्या आया है √2। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो सही जवाब आपका बिल्कुल √2 है। कैसे आया आपने अभी देखा। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है sin i बटे sin r बराबर n। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? मनुष्य, मछली, तिलचट्टा या केंचुआ। श्वास रंध्र यानी श्वास लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र जीव में किस जीव में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तिलचट्टों में। तो तिलचट्टे श्वास रंध्र की मदद से सांस लेते हैं। मनुष्य में तो आपके श्वास लेने के लिए आपके नाक है। अगला प्रश्न, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसे ऑक्सीजनित रुधिर या हम लोग शुद्ध रक्त का संज्ञा देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त का संज्ञा देते हैं। आपस में मिलने से कौन रोकता है? तो देखिए हमारा हृदय में 4 कपाट होता है। एक आपका दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। तो ये 4 कपाट इसलिए ताकि कभी भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त न मिले। एक यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ चला आएगा। ये बीच वाला में दूसरा तो नहीं रहेगा। इसका मतलब हमेशा जो है कभी ये मिल नहीं पाएगा। तो कौन नहीं मिलने देता है? महाधमनी कपट, त्रिवलन कपट, फुफ्फुसीय कपट या कक्षों के बीच की भित्ति। तो क्या है जो मिलने नहीं देता है? तो इसका सही जवाब है जो कक्ष हैं उनके बीच की जो भित्ति है, जो दीवार है, वही नहीं मिलने देता शुद्ध और अशुद्ध रक्त को। अगला प्रश्न, द magnetic field lines inside a bar magnet are directed from center to south pole, north pole to south pole, center to north pole, south pole to north pole। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है कि जो आपका बार मैग्नेट होता है यानी छड़ चुंबक, तो छड़ चुंबक में एक तरफ S और एक तरफ N आपका होता है। तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का दिशा क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। दिशा आपका S से N होता है या N से S होता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो सही जवाब आपका क्या है? साउथ से नॉर्थ। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए आपके पास कोई चुंबक है और चुंबक के 2 पोल हैं, एक S और एक N। तो जो आपका साउथ से नॉर्थ आपका चुंबक के अंदर होता है और चुंबक के बाहर आपका नॉर्थ से साउथ होता है। चुंबक के बाहर याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, आपको ये चीज हमेशा याद रखना है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। अगला प्रश्न, यह सवाल धातु अधातु क्लास 10 रसायन विज्ञान से है। निम्न में से कौन सा या से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो आयनों से बनते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। जैसे आयनिक यौगिक के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे NaCl जो है वो आयनिक यौगिक है। NaCl किसका नाम है? तो NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अब देखिए क्या सत्य नहीं है? आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, दाब लगाने पर टूट जाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कुछ हद तक कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में बिजली का चालन करते हैं। तो क्या होगा इसका सही क्या गलत, वो चलिए देख लेते हैं। गलत आपका क्या है? तो गलत आपका केवल एक है, ये गलत है। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। मान के चलिए हम लोग NaCl को ही ले लें तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक जो होता है और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक हमेशा हाई होता है। गलनांक भी और क्वथनांक भी ये आपका हमेशा हाई होगा। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, ये सही बात है, दाब लगाने पर टूट जाते हैं। धन और ऋण यानी Na+ और Cl- के मजबूत आकर्षण बल के कारण यह ठोस और कठोर होते हैं और गलित या घुलित अवस्था में बिजली का चालन करते हैं। इसका मतलब ये तीनों सही है, तो गलत वाला आपका केवल एक है। अगला सवाल, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ आपका देखिए क्रम दिया हुआ है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो जो भी है इसे हम लोग को गलत क्रम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ते संख्या का आधार पर दर्शाना है। तो देखिए
यहाँ तो हम लोग को सबको लिखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर अगर आपको तत्व का क्रम पता है तो आपको पता चल सकता है। तो एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, तो फास्फोरस के बाद सिलिकॉन नहीं आता है बल्कि सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ते जाता है क्लोरीन तक। एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 7 होता है। तो इस हिसाब से तो चलिए इसे हम लोग सही ही पहले देख लेते हैं। सबका लिखना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, तो सही में हम लोग देखते हैं कि इसमें गलत क्रम कौन सा है। तो देखिए एल्युमिनियम जो होता है आपका, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, 2, 8 और 3। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, 2, 8 और 5। अब उसके बाद सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, 2, 8 और 4। पहले वाला के लिखते ही हम लोग को गलत पता चल जा रहा है। सल्फर का 16, तो 2, 8 और 6। क्लोरीन का 17, तो 2, 8 और 7। अब देखिए 3 के बाद 5 के बाद 4, यही हो गया, कहानी खत्म। जो बढ़ते क्रम में आपका यही गलत क्रम है, क्योंकि 3 के बाद 4 आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए, यह आपका गलत है। बाकी बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, आर्गन ये भी बढ़ते क्रम में है, भले क्रम से नहीं है लेकिन बढ़ते क्रम में है। तो इसका मतलब पहला वाला आपका गलत है। आपको कम से कम 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.3 है इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x और अपवर्तन कोण y, यानी आपतन कोण जो I जो है वो क्या है, x है, और अपवर्तन कोण r क्या है आपका, y है। तो आपका साइन y बटा साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन y बटे साइन x जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वही आपका होता है अपवर्तनांक। साइन x बटे y होता है अपवर्तनांक, लेकिन आपका क्या कहता है, साइन y बटे साइन x। इसका मतलब 1 बटे अपवर्तनांक, और 1 बटे अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक आपका 1.3 है, तो 1 बटे 1.3, तो वही आपका ये आंसर होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं, फिर इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर से इसे अगर हम लोग कहें, इसे आप आराम से समझिए बारीकी से। जो अपवर्तनांक होता है ये हमारा होता है साइन i बटे साइन r। अब देखिए I जो है ये आपतन कोण है और यहाँ दिया हुआ है x, और r जो है अपवर्तन कोण है, यहाँ दिया हुआ है y। अब देखिए अगर हम लोग n का मान साइन i के जगह में आप x रख दीजिए, साइन r के जगह में आप y रख दीजिए। अब फिर देखिए कहानी, आपको साइन y बटे x निकालने कहा गया है, तो आप पलट दीजिए साइन y बटे साइन x, तो ये भी आपका पलट जाएगा 1/n। तो 1/n, n का मान आपका क्या है 1.3, तो 1.3 रख दीजिए, यही है आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण कितना होता है कि प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जो नियम है इसका पहला कंडीशन कि तीनों अंगुली के बीच का कोण 90 होना चाहिए, तभी ये नियम काम करता है। इसीलिए कभी भी इसमें एंगल पूछेगा आपको आंख बंद करके 90 मांगना है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ, अगर एंगल पूछेगा आपको 90 मारना है। एक दूसरे पर तीनों का एंगल कितना होता है आपस में, तो वो आपका 90 होता है, इसमें कोई पेंच नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है, एथनॉल, मेथेन, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। ये आपका तथ्यात्मक प्रश्न है। इसमें से एसिटिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इसका बेसिक रीजन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब में जाना पड़ेगा, जो आपका अभी यहाँ जरूरत नहीं है, केवल आप तथ्यों में ही रहें। अगला प्रश्न, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 को 15 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका फोटो बनाते हैं। ये हुआ आपका 2 ओम, ये हुआ आपका 3 ओम, यानी ये हुआ R1 और ये हुआ R2। इसे हम लोग जोड़ दिए हैं ये 15 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात आपको करना है। R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, यही है हमारा सवाल। अब R2 में प्रवाहित धारा ज्ञात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, हम लोग फिर हल करते हैं। तो सही जवाब आपका इसका दिया हुआ है 3। अब देखते हैं कि 3 इसका सही जवाब कैसे है। तो अगर हम लोग इसे दोबारा हम लोग अगर फोटो बनाते हैं, तो फोटो बनाने पर, चलिए 1 मिनट, फोटो अगर हम लोग बनाते हैं ऐसे, तो फोटो बनाने पर आपको पता चलेगा कि ये आपका है 15 वोल्ट, ये आपका है 2 ओम और ये आपका है 3 ओम। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि धारा जो है श्रेणी क्रम में आपका बराबर बहता है दोनों के दोनों से, यानी कुल धारा जो होगा वही होगा। तब कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा,
आई जो बराबर होता है, आई बराबर आपका भी बटे आर होता है। तो भी का मान 15 वोल्ट और आर का मान 2 और 3 दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों मिला के 5, तो 5 तिया हो गया 15, तो यही 3 एम्पियर आपका धारा का मान होगा। यही है आपका सही जवाब, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान, पार्श्व क्रम में वोल्टेज समान, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। सही कौन है? केवल बी, बी सी दोनों, ए बी दोनों। तो सही जवाब क्या है, चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। तो किसी पदार्थ की ए और बी दोनों सही है, यानी प्रतिरोधकता जो है आपका रो, तो आर बराबर होता है आपका रो एल बाई ए। इसका मतलब जो आपका आर जो है, रो तो पदार्थ की प्रकृति पर है। और देखिए यहां सही कथन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। इसमें प्रतिरोध तो डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो इकाई आयतन का होता है। कभी भी इकाई आयतन का प्रतिरोध होता है, इसीलिए क्षेत्रफल से भी आपका स्वतंत्र है। और शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता मिश्र धातु से अधिक नहीं होती, बल्कि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है। इसीलिए आपका केवल ए बी सही, और ये आपका सही, ये सही, और सी जो है आपका ये गलत है। अगला प्रश्न, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी कौन सा होगा? तो समजातीय श्रेणी कौन सा होगा, एक बार गौर कीजिए। C6 है और H10 है। समजातीय श्रेणी उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें दो लगातार के बीच का अंतर CH2 का है। इसका मतलब यहां आप जोड़ दीजिए क्या, तो CH2 आपका अगला निकल जाएगा। तो C आपका हो गया कितना, 6 1 7, H आपका कितना हो गया, तो 10 और 2 12, तो 7 और 12 वाला जवाब आपका सही होना चाहिए। ये हमारा सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं सही जवाब ये है कि नहीं है। बिल्कुल है, 7 12 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए लागू होते हैं? अवतल, उत्तल, समतल, तीनों या कोई भी दो? तो देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, चलिए पता लगाते हैं। ये आपका कोई दर्पण है मान लिया जाए, या चिकना सतह है। यहाँ जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से आई थी, और यहाँ बीच में एक अभिलंब हम लोग मानते हैं, ये होता है आपका आई अपवर्तन कोण, ये होता है आर परावर्तन कोण। अब ये नियम जो है ये अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो या दर्पण न हो, केवल चिकना सतह हो या पानी हो, हर जगह लागू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सही जवाब आपका ए और बी और सी होना चाहिए। तो सही जवाब क्या है, ए बी सी। ये हुआ आज का हमारा 25 क्वेश्चन का सेट। तो 25 क्वेश्चन का सेट जो आप कर चुके, ये अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो एक लाइक आप वीडियो को जरूर कीजिए और बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। और चैनल में अब तक नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ।